Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. How are you? I hope you all are good. I am also good. Today's topic is to discuss about residential status and tax incidents. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग समझेंगे टैक्स रेसिडेंट और रेसिडेंट्स क्या है एंड सिटीजनशिप क्या होता है। पहले हम लोग दोनों रेसिडेंट्स एंड सिटीजनशिप का डिफरेंस क्या है वो पहले समझेंगे। हम लोग देखेंगे हम लोग का पास तो सिटीजनशिप है, फिर हम लोग क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे और रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर। रेसिडेंट बन जाता है। फ्रेंड्स देखिए, रेसिडेंट बन जाता है तो फुल वर्ल्ड का इनकम का ऊपर टैक्स लगेगा है, लेकिन नॉन रेसिडेंट होगा तो ओनली इंडिया का इनकम का ऊपर टैक्स लगेगा। और इसलिए हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का जरूरत होता है। देखिए, पहले why do we study residential status before study about the total income? In India, income tax in India is concerned with only the residential status of the assets, not with the citizenship or domicile. Either the citizen, उसका मतलब क्या होता है, पहले इनकम टैक्स देने का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का पहले हम लोग चेक करेंगे आरसीसी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, और आरसीसी का सिटीजनशिप और डोमिसाइल चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। बट लेकिन इन यूएसए सिटीजनशिप ऑफ द आरसीसी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल while determining its tax liability. But in India, it is nothing to with citizenship. In India, an Indian may be a non-resident and a foreigner may be a resident for income tax purpose, and this is only for the purpose of income tax. While we computing or before computation of the income tax, we must determine the how is the assessee is a resident or non-resident, and the residential status is determined in every year. Either he may be a resident in this year, but he may not be resident in the past year and future year also. हम लोग इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और फार्म एलएलपी एओपी बीओआई कंपनी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हम देख लेंगे तो रेसिडेंट स्टेटस, उसके बाद जो इंडिविजुअल पहले चेक करेंगे, आइदर इंडिविजुअल रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। सपोज इंडिविजुअल उसका जो भी कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, रेसिडेंट के लिए सपोज कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। हम लोग उसका बाद पढ़ेंगे वो रेसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, नॉन रेसिडेंट होंगे तो क्या कंडीशन रहेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, हम लोग उसका बाद देखेंगे। वो जो चीज़ें रेसिडेंट डिवाइड होता है फिर दोनों तरफ से, वो ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। बट इन केस ऑफ फार्म एलएलपी एयूपी बीओआई कंपनी, वो ओनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फार्म एलएलपी एयूपी बीओआई और कंपनी। उसके बाद देखिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है, देखिए हम लोग के पास जो भी रिसीव करता है, जो भी इनकम होता है वो हम लोग का इनकम हो जाता है और नहीं होता है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम लोग को देखना पड़ेगा। सपोज इंडिविजुअल, इफ द असेसी इज एन इंडिविजुअल एंड हिज स्टेटस इज आइदर ही मे बी ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ही मे बी ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ही मे बी ए नॉन रेसिडेंट। इफ द असेसी इज resident and ordinary resident, then whole income और ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है आइदर द ही रिसीव्ड और अर्नड इनकम इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, होल इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ assessee is declared as, or assessee is treated as resident and ordinary resident. If the assessee is treated as resident but not ordinary resident, then only income which is received or deemed to be received or accrues or arise or deemed to accrue or arise in India, then O income and income accrues or arise in India and business is controlled and set up in India, then this O income is taxable in case of resident but not ordinary resident. But in case of non-resident,
income received or deemed to be received और accrued और arrears और deemed to be arrears in India, वो income either receive करेंगे और deemed to be receive होगा और arise होगा और accrued होगा और deemed to be accrued और arise होगा, तो वो नॉन रेसिडेंट वो इंडिया में टैक्स देंगे। और दूसरा इनकम जितना भी है वो बाहर कमाएंगे तो उसको टैक्स देना इंडिया में नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए हम लोग पहले डिस्कशन कर लिया था वो आरसीसी जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो है, पहले इंडिविजुअल का हम चेक करेंगे। इंडिविजुअल जो है उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए पहले हम लोग का के लिए थोड़ा बहुत दो कंडीशन है, आइदर द आरसीसी सैटिस्फाई first condition or if the RCC does not satisfy first condition then we will go through second condition. These two conditions are basic conditions, and if the RCC is satisfy any one of the basic condition then the RCC will be declared as resident. फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या होता है, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। उसका मतलब क्या होता है, सपोज आरसीसी का जो प्रीवियस ईयर होता है, मतलब वो जो इनकम जिस साल इनकम होता है, जिस साल इनकम होता है उसी साल को हम लोग को प्रीवियस ईयर बोलता है, और जिस साल वो रिटर्न फाइल करता है उस साल को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलता है। हियर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मीन सपोज in this year 2021 and 22 is assessment year and previous year is 2020 and 21. 20 and 21 हम लोग चेक करेंगे। 2020 and 21 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आरसीसी जो है वो कितना दिन इंडिया में था। सपोज वो आरसीसी 182 डेज और मोर इंडिया में था, देन तो हम लोग देख लेंगे वो आरसीसी जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा आरसीसी इज ए रेसिडेंट। सपोज वो आरसीसी 180 डेज इंडिया में नहीं है, वो सपोज बाहर है, इंडिया में 182 डेज नहीं है लेकिन इंडिया में वो 60 डेज और मोर है, वो सपोज इंडिया में 60 डेज और मोर है, हम लोग देखेंगे उसका पहले 4 साल वो 365 डेज और मोर है क्या नहीं है। सपोज वो जो प्रीवियस ईयर है जिस साल हम लोग इनकम का टैक्स दे रहा है और इनकम का टैक्स हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, वो आरसीसी उसी साल 60 डेज इंडिया में है और नहीं है। इंडिया में सपोज आरसीसी 60 डेज और मोर था इंडिया में, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे और उसका पहले 4 साल 365 डेज और मोर वो इंडिया में है, इंडिया में थे और बाहर थे। देखिए वो जो बेसिक कंडीशन जो दो था, बेसिक कंडीशन वो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए, सपोज आरसीसी सैटिस्फाई कर लिया फर्स्ट कंडीशन क्या था, आरसीसी मस्ट स्टे एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया। सपोज वो जो कंडीशन सैटिस्फाई कर लिया और कोई एक्सेप्शन का जरूरत नहीं। सपोज वो आरसीसी जो है वो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई नहीं किया, उसके बाद हम लोग जो सेकंड कंडीशन आता है आरसीसी मस्ट स्टे और एटलीस्ट स्टे इन इंडिया 60 डेज और मोर। सपोज आरसीसी stay 60 days and more, then this condition is not applicable for these 3 types of person. First one is an individual who is a citizen of India and who lives India in any previous year for the purpose of employment. उसका मतलब क्या होता है, सपोज an Indian citizen वो जो इंडियन सिटीजन वो क्या करता है, वो इंडिया छोड़ता है, क्यों, इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है, उसके लिए 60 डेज का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, उसके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज एप्लीकेबल। सेकंड बेसिक कंडीशन जो 65 डेज प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर वो एप्लीकेबल नहीं होता है, और किसी को नहीं होता है। इन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु लिव्स इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू इन एनी इंडियन शिप। सपोज इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ता है, क्यों, वो एक मेंबर ऑफ क्रू मेंबर्स है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है वो, उसके लिए और वही सिटीजनशिप और जो आरसीसी है वो आरसीसी के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल, सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड कौन है, और एन इंडिविजुअल हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन who being outside India comes on visit to India in any previous year। उसका मतलब क्या होता है, वो एक इंडियन सिटीजन है और इंडियन पर्सन ऑफ ओरिजिन। इंडियन पर्सन और इंडियन ओरिजिन जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका वो जो आरसीसी उसको इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, आइदर उसका पेरेंट और उसका ग्रैंड पेरेंट्स वो बर्न है अनडिवाइडेड इंडिया। वो अनडिवाइडेड इंडिया जब पहले और इंडिपेंडेंस होने का पहले जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक
कंट्री था, वो उसी टाइम इधर वो जो इंडिया में उसका बर्न हुआ था। देन हम लोग वो जो आरसीसी है उसको बोलेंगे इंडियन ओरिजिन, इधर वो इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बाहर थे, वो पहले पहले बार और विजिट करने के लिए इंडिया आया है, वो लोग के लिए 182 डेज इज एप्लीकेबल, 60 डेज एंड 365 डेज इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए हम लोग जब डे काउंट करेंगे उसी टाइम देखेंगे वो जब इंडिया अराइव किया एंड इंडिया में डिपर्चर हुआ, वो दोनों डेट हम लोग इंक्लूड करेंगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हाउ मेनी डेज ही स्टे इन इंडिया। And stay need not be continue, need not necessary to be a continue. Suppose आरसीसी जनवरी महीने में 20 डेज इंडिया में थे और उसके बाद फरवरी, उसके बाद फिर बाहर चले गए, फिर फरवरी महीने में वो फिर 5 डेज के लिए इंडिया आए हैं, वो जनवरी महीने भी काउंट होएगा, उसके बाद फरवरी महीने भी 5 डेज भी काउंट होएगा। वो नीड नॉट बी नेसेसरी टू बी ए कंटिन्यू। वो एक ग्राफ है, वो ग्राफ को पहले देखिए। पहले बेसिक कंडीशन है आरसीसी मस्ट इंडिया आइदर 182 डेज और मोर। सपोज जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और दूसरा और सेकंड बेसिक कंडीशन का कोई जरूरत नहीं जाने के लिए, हम लोग को आरसीसी को डिक्लेयर कर देंगे और आरसीसी जो है वो रेसिडेंट है। सपोज फर्स्ट कंडीशन और आरसीसी डज नॉट स्टे 182 डेज इन इंडिया, देन हम लोग देखेंगे उसका बाद सेकंड बेसिक कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होता है? सेकंड बेसिक कंडीशन और आरसीसी स्टे एटलीस्ट 60 डेज और मोर। सपोज आरसीसी वो 60 डेज भी नहीं है इंडिया में, वो 50 डेज और 40 डेज इंडिया में, देन कोई आरसीसी जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, वो रेसिडेंट भी नहीं होएगा उसका। हम सपोज आरसीसी स्टे है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे रिलेवेंट फूड प्रीसीडिंग रिलेवेंस प्रीवियस ईयर में कितना दिन इंडिया में है। सपोज वो फूड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर इंडिया में थे, देन आरसीसी जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा रेसिडेंट। देखिए वो इंडिविजुअल के लिए दोनों कंडीशन था, वो रेसिडेंट होने के लिए दो बेसिक कंडीशन थे, आइदर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। वो फर्स्ट कंडीशन के लिए वो जो फर्स्ट कंडीशन था वो फर्स्ट कंडीशन सबके लिए, सेकंड कंडीशन के लिए 3 एक्सेप्शन है, वो थ्री लोग के लिए वो सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सपोज वो आरसीसी डिक्लेयर्ड हो गया, रेसिडेंट डिक्लेयर्ड हो गया, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आइदर आरसीसी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो जो है उसके लिए वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन है एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। वो सपोज आरसीसी जो है वो आइदर 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर नहीं पाया, देन आरसीसी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मींस आरसीसी जो है उसको रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर होने के लिए वो दोनों एडिशनल कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों एडिशनल कंडीशन क्या है? ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevance previous year। जो हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर 2021 एंड 2020 एंड 21 है प्रीवियस ईयर, उसका पहले 10 साल में वो 2 साल रेसिडेंट डिक्लेयर हुआ है। देन सपोज वो बेसिक कंडीशन वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग जान लेंगे वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सपोज वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे ही हैज बीन, उसका सेकंड कंडीशन क्या है? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग 7 immediately preceding the relevant previous year। उसके बाद हम लोग देखेंगे सपोज एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन के लिए क्या देखना पड़ेगा? जो प्रीवियस ईयर है उसका प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में कितना दिन इंडिया में है वो चेक करेंगे। वो सपोज 730 डेज और मोर इंडिया में है, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देन आरसीसी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करेंगे आरसीसी बेसिक कंडीशन दोनों जो है वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों का अंदर कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद चेक करेंगे दोनों एडिशनल कंडीशन, वो दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लिया, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इफ आरसीसी सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशंस
182 डेज और मोर ही इंडिया में है। उसके बाद क्या है, वो जो एडिशनल कंडीशन है, आइदर दोनों सेटिस्फाई नहीं किया और एक सेटिस्फाई हो गया और दो सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, दोनों से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सपोज वो आरसीसी जो बेसिक कंडीशन है, दोनों बेसिक कंडीशन है, वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट। देखिए रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज और मोर है। उसके बाद चेक करेंगे वो देन आ गया वो रेसिडेंट है, उसका वो रेसिडेंट हो गया तो हम लोग देखेंगे वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 10 ईयर्स में 2 ईयर्स वो रेसिडेंट है एंड वो 730 डेज स्टे है लास्ट, और प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में वो 730 डेज इंडिया में है, वो भी सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो सपोज वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और आरओएनओआर। देखिए सपोज आरसीसी जो है कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई कर लिया, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर लिया, देन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सपोज आरसीसी कंडीशन 1 सेटिस्फाई किया, सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, और नॉन वो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों से कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया और दोनों से एक सेटिस्फाई किया, दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं किया। और इस साल एक बड़ा अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट वो रेसिडेंट के लिए है, वो रेसिडेंट के लिए क्या है, वो जो आरसीसी है आइदर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम लोग देखे थे जो फर्स्ट वाला जो था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो देखिए वो लोग के लिए, वो तीनों लोग के लिए एक नया अमेंडमेंट इस साल आया है। इंडियन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, उसका जितना भी फॉरेन सोर्स का इनकम है उसके छोड़ के जो इंडियन सोर्स और इंडियन सोर्स का इनकम एक्सीड 15 लाख, वो 15 लाख से एक्सीड कर रहे हैं और ये इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वो इंडिया में 182 डेज और मोर है तो वो बेसिक कंडीशन फर्स्ट बार सेटिस्फाई कर लिया, वो रेसिडेंट हो गया। सपोज वो 182 डेज नहीं है, वो 120 डेज से ज़्यादा है, वो प्रीवियस ईयर में वो 120 दिन से ज़्यादा है इंडिया में है, और पूर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है में 365 डेज और मोर है, देन द आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट but not ordinary resident, means RNOR, RCC will be declared as RNOR। आरसीसी का इनकम जो है वो 15 लाख से 15 लाख क्रॉस कर गया, वो इंडियन इनकम है, फॉरेन सोर्स का इनकम को छोड़ के इंडियन इनकम जितना है वो 15 लाख से 15 लाख क्रॉस कर गया। आरसीसी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा है और प्रीवियस ईयर में और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज़्यादा है। और दूसरा अमेंडमेंट क्या है, डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है, वो एक जो किसी का नहीं होता है, वो इंडिया का होता है। हम लोग प्यारा भरा इंडिया है, वो इंडियन सिटीजन है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख, वो 15 लाख से ज़्यादा है, वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन नॉट लायबल टू टैक्स एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ इट्स डोमिसाइल और रेसिडेंस। वो किसी भी कंट्री का रेसिडेंट स्टेटस के लिए और डोमिसाइल के लिए वो टैक्स नहीं, वो रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं होता है। जो हम लोग इंडिया में मान लेंगे वो रेसिडेंट है, बट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट आरओआर वो दोनों के लिए आरओआर नहीं होंगे, वो दोनों RNOR ही होंगे। एक चार्ट है, चार्ट में देख लीजिए, चार्ट में अच्छा से समझ पाएंगे। सपोज आरसीसी स्टे इन इंडिया 182 डेज और मोर, देन डायरेक्टली वो आरसीसी जो है वो रेसिडेंट हो जाएगा। सपोज वो आरसीसी जो है वो कोई भी आरसीसी देखना नहीं पड़ेगा, वो सब के लिए है, सब के लिए 182 डेज से ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट है। उसके बाद देखेंगे वो 182 डेज नहीं है इंडिया में, उसके बाद नीचे आएंगे, इन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज कम टू इंडिया फॉर विजिट। सपोज वो सेकंड वाला कंडीशन वो इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, देन वो कंडीशन रहेगा तो उसका बाद चेक करेंगे, वो सपोज वो ओएस में आ गए, उसका बाद वो स्टे इन इंडिया कितना दिन इंडिया में है प्रीवियस ईयर में वो 120 डेज और मोर है। उसका बाद चेक करेंगे प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में कितना दिन है, सपोज वो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज मोर है। देन देखेंगे उसका इनकम कितना है,
उसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा है, देन वो आरसीसी जो है वो डायरेक्टली डिक्लेयर हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो जो आरसीसी है वो आर कभी नहीं होंगे, वो आर हर सपोज वो जो आरसीसी है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है और पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है और हु कम्स टू विजिट इन इंडिया वो भी नहीं है। उसका बाद चेक करते हैं इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू इंडियनशिप और एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। वो सपोज से जो हम लोग 3% के लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन जो था 120 डेज प्रीवियस ईयर में, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज, वो 3 लोग के लिए वो चार्ट है। वो सपोज वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं 60 डेज इंडिया में 60 डेज है और 365 डेज है, देन द आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट। उसके बाद सपोज आरसीसी रेसिडेंट 182 डेज और मोर इंडिया में है, वो रेसिडेंट हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वो आरसीसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आउट ऑफ 10 वो 9 इयर्स नॉन रेसिडेंट हो गया, मीन्स 1 ईयर और हम लोग आर रहने के लिए मिनिमम 2 इयर्स रेसिडेंट होंगे। आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर 2 इयर्स ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। सपोज वो 9 इयर्स नॉन रेसिडेंट हो गया, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज आरएनओआर। और सेकंड एडिशनल कंडीशन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एडिशनल कंडीशन के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सपोज फर्स्ट एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं किया, देन दूसरा एडिशनल कंडीशन का चेक करने का कोई जरूरत नहीं। सपोज एडिशनल कंडीशन फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, देन हम लोग देखेंगे सेकंड एडिशनल कंडीशन। वो सेकंड एडिशनल कंडीशन 730 डेज और मोर, सपोज वो 729 डेज और लेस देन 729 डेज वो स्टे है इंडिया में, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज आरओएनओआर। सपोज वो इंडिया में 730 डेज और मोर है, देन आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज आरओआर। मेरे को लगता है प्रेजेंटेशन देख के आपको समझ जाएंगे वो क्या होता है रेसिडेंट, आरओआर, आरबीएनओआर, नए अमेंडमेंट सब उसी में है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर द केस ऑफ मिस्टर डी। मिस्टर डी इस केस में आरसीसी है, हु इज ए बिजनेस हेड ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन्स फॉर ए प्राइवेट फर्म। मिस्टर डी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। वो जो है मिस्टर डी है वो इंडिया में जन्म लिया है। ही हैज टू ट्रैवल टू वेरियस लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट फॉर बिजनेस पर्पज। वो बिजनेस पर्पज के लिए बाहर घूमते रहता है। ही हैज स्पेंट 200 डेज ट्रैवलिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 200 डेज बाहर है, मतलब वो इंडिया में कितना दिन है, टोटल 365 डेज है वो साल का, 200 डेज बाहर है, मतलब वो 165 डेज इंडिया में है। ही हैज बीन ट्रैवलिंग एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स बाहर है, फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। CO2 पास्ट 4 जो ईयर से हम लोग चेक करना पड़ेगा बेसिक कंडीशन के लिए। सपोज वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं किया। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या था, हम लोग फर्स्ट बेसिक कंडीशन था आरसीसी मस्ट स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर। हियर आरसीसी कितना दिन है इंडिया में, 165 डेज। देन आरसीसी डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन, वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। देन हम लोग देखेंगे सेकंड बेसिक कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, सेकंड बेसिक कंडीशन के लिए प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहना पड़ेगा। उसका बाद वो देखिए वो जो आरसीसी मिस्टर डी है वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन है, प्रीवियस ईयर में इंडिया में था 165 डेज। देन आरसीसी सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, जे 60 डेज मोर रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में। उसके बाद चेक करेंगे 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन थे। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में हम लोग का जरूरत है 365 डेज। वो जो आरसीसी है वो 200 डेज वो आरसीसी जो है वो 2 साल बाहर रह गया और एंड ही स्टेज आउट ऑफ इंडिया फॉर अबाउट 400 डेज इन दिस एब्रॉड। मतलब सेकंड पारा का क्वेश्चन का सेकंड पारा देख लीजिए। ऑल्सो ही हैज बीन ट्रैवलिंग एब्रॉड फॉर द पास्ट 2 years एंड ही स्टेड आउट ऑफ इंडिया फॉर अबाउट 400 डेज इन दिस पीरियड। मतलब वो 2 साल का अंदर वो 400 दिन और 400 डेज वो बाहर रह चुका। मतलब 2 साल का 365 इंटू 2 टोटल 730 डेज। 730 डेज से वो 400 दिन बाहर रह चुका, मतलब 330 डेज प्लस और 2 साल इंडिया में थे, मतलब वो भी 730 डेज, टोटल मिला के 1061 डेज वो इंडिया में है। मतलब सेकंड बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज इंडिया में प्रीवियस ईयर में है और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो 200 डेज
इंडिया में थे और प्रीसीडिंग पूर्व प्रीवियस ईयर में वो 1061 डेज इंडिया में थे। सो आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट। उसके बाद आरसीसी रेसिडेंट हो गया, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आइदर आरसीसी आरओआर और आरएनओआर। देखिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए बहुत जो दोनों बेसिक दोनों एडिशनल कंडीशन था, दोनों एडिशनल कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन क्या क्या था? ही हैज रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 और ही हैज डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 out of 10 इमीडिएट प्रीवियस ईयर। एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है? वो मस्ट स्टे और एटलीस्ट स्टे 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये आरसीसी जो है, आरसीसी 2 साल पहले वो बाहर गया, मतलब वो उसका पहले 8 साल वो इंडिया में रेसिडेंट था, मतलब वो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन जो है, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लिया और सेकंड एडिशनल कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर लिया, क्योंकि 7 साल में वो तो 5 साल इंडिया में थे ना, वो 730 डेज से ज्यादा है। सो आरसीसी विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखेंगे वो इंडिविजुअल का कंप्लीट हो गया, इंडिविजुअल के लिए हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेक कर लिया। उसके बाद देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके लिए क्या है, वो भी इंडिविजुअल जैसा एचयूएफ भी रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट होता है, वो भी आरओआर भी होता है, आरएनओआर भी होता है। वो रेसिडेंट होने के लिए क्या एक कंडीशन है, रेसिडेंट होने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा जो एचयूएफ है, एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आइदर होली और पार्टली इन इंडिया, आइदर होली इंडिया में हो रहा है और पार्टली इन इंडिया में हो रहा है, देन द एचयूएफ इज डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट। वो देखने, और होली आउटसाइड इंडिया है, then HUF is declared as non-resident, either partly in India or wholly in India, then HUF is declared as resident. Suppose HUF डिक्लेयर्ड हो गया, रेसिडेंट डिक्लेयर्ड हो गया, उसके बाद हम लोग को चेक करेंगे आइदर द HUF आरओआर और आरएनओआर। वो आरओआर और आरएनओआर देखने के लिए हम लोग का जो HUF का कर्ता है वो कर्ता का चेक करना पड़ेगा। चेक कर्ता वो इंडिविजुअल का जो एडिशनल कंडीशन दोनों था वो कर्ता का ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। कर्ता वो जो एडिशनल कंडीशन कर्ता सेटिस्फाई कर लिया, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, एचयूएफ डिक्लेयर्ड हो जाएगा आरओआर। वो दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई किया और दोनों जगह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया और एचयूएफ डिक्लेयर्ड हो जाएगा आरएनओआर। वो सबसे इजी है एचयूएफ का कोई इतना तकलीफ नहीं है इंडिविजुअल जैसा। उसके बाद देखेंगे कंपनी का, और वो एचयूएफ जो है एचयूएफ और क्या है एलएलपी और जितना भी ऐसे एलएलपी एयूपी बीओआई वो लोग का देखना पड़ेगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आइदर कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली और होली इन इंडिया, देन बीओआई एयूपी एलएलपी वो डिक्लेयर्ड हो जाएगा रेसिडेंट और होली आउटसाइड इंडिया एयूपी बीओआई डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट। कंपनी के लिए हम दोनों 2 टाइप्स ऑफ कंपनी है, आइदर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या होता है, वो रजिस्टर्ड होता है आरओसी के अंदर और इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। वो कंपनी एक्ट डिक्लेयर करता है वो एक इंडियन कंपनी है। वो इंडियन कंपनी है वो का कोई रेसिडेंट का स्टेटस चेक करने का जरूरत नहीं। इंडियन कंपनी है वो हमेशा वो रेसिडेंट होता है, वो नॉन रेसिडेंट कभी भी नहीं होता है। वो फॉरेन कंपनी के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट होएगा और नॉन रेसिडेंट होएगा। फॉरेन कंपनी का चेक करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा पोएम चेक करने का। पोएम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया में है, देन कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया का बाहर है, देन कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट। और कंपनी का कोई इतना बड़ा तकलीफ नहीं है, जो भी बड़ा तकलीफ वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे कंपनी का रेसिडेंट स्टेटस चेक करने के लिए क्या क्या पोएम कैसा है, पोएम कैसा निकलेंगे, पोएम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग का सेकंड टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था रेसिडेंट स्टेटस क्या है, रेसिडेंट स्टेटस कैसा हम लोग देखेंगे, रेसिडेंट का स्टेटस कैसा चेक करेंगे, एक आरसीसी का रेसिडेंट स्टेटस हम लोग चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद था टैक्स इंसिडेंट्स। टैक्स इंसिडेंट्स क्या होता है, जो भी इनकम है हम लोग देख लिया था पहले। हम लोग का रेसिडेंट स्टेटस क्यों जरूरत होता है, रेसिडेंट स्टेटस जरूरत क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का जितना रेसिडेंट वो आरओआर हो जाता है तो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है तो होल इंडिया का इनकम उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। देखिए इंडियन इनकम है
वो इंडियन इनकम है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो भी है इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए फुली टैक्सेबल है। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम फुली टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम जो है, फॉरेन इनकम बिजनेस इनकम होगा, बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड एंड सेटअप इन इंडिया, जो बिजनेस है बिजनेस कंट्रोल सेटअप इंडिया में है, देन फॉरेन इनकम टैक्स होएगा। रेसिडेंट आर एन का हाथ में इंडिया का इनकम, सॉरी फॉरेन का इनकम क्या टैक्स होगा, फॉरेन का इनकम, बट जो कंपनी है और जो बिजनेस है बिजनेस सेटअप एंड कंट्रोल होता है इंडिया का में। लेकिन नॉन रेसिडेंट जो है वो ओनली इंडिया का ऊपर, इंडिया का इनकम का ऊपर, इंडिया का इनकम जितना है वो टैक्सेबल होगा, फॉरेन का इनकम जितना है वो टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए हम लोग 3 कॉलम्स है, आर के लिए, आर के लिए, एनआर के लिए। इनकम रिसीव्ड है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव हुआ और डीम टू बी रिसीव हुआ, वो 3% के लिए आर होएगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, आर होएगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, एनआर भी होएगा उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। इनकम हुईच एक्रूज और अराइज और डीम टू बी एक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, वो भी तो इंडियन इनकम है ना, वो भी जो इनकम है वो भी इंडिया में एक्रूज हो रहा है और अराइज भी हो रहा है, वो भी आर के लिए टैक्सेबल होगा, आर के लिए टैक्सेबल होगा, एनआर के लिए भी टैक्सेबल होगा। उसके बाद देखेंगे इनकम which accrues arises outside इंडिया, इनकम accrues arises outside इंडिया में होता है, लेकिन वो बिजनेस इनकम है, वो बिजनेस इनकम छोड़ के और दूसरा इनकम जितना है वो ओनली आर का हाथ में टैक्सेबल होगा, आर का हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन बिजनेस इनकम है, इंडिया का बाहर इनकम है, बिजनेस इनकम है, वो बिजनेस को देखना पड़ेगा, बिजनेस का कंट्रोल और सेटअप कहाँ पे है, वो इंडिया में है और बाहर है। वो इंडिया में होगा तो आर का हाथ में टैक्सेबल होगा, और वो बाहर होगा तो आर का हाथ में नहीं होगा, एनआर का हाथ में नहीं होगा। और जो है फॉरेन एसेट, जो है फॉरेन एसेट का ऊपर किसी ओनली रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले बोल चुका वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है उसको होल इंडिया का, होल वर्ल्ड का इनकम का ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए टैक्सेशन ऑफ रेसिडेंट होएगा तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट होएगा तो ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। एक एग्जांपल देख लेंगे, रेंट इनकम फ्रॉम हाउस इन मुंबई, मुंबई में एक घर है, मुंबई में घर है तो इंडियन इनकम है, तीनों 3% के लिए रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनआर के लिए 3% के लिए टैक्सेबल है। रेंट इनकम फ्रॉम हाउस इन बोस्टन, और हाउस जो है वो यूएस में है, यूएस में हाउस इनकम है वो ओनली आर के लिए होएगा, वो क्योंकि वो थर्ड वाला था, थर्ड वाला में क्या है वो फॉरेन इनकम है, लेकिन फॉरेन इनकम बिजनेस इनकम होएगा तो सपोज वो रेंट इनकम नहीं है, वो है बिजनेस इनकम है, एंड बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड इन इंडिया, वो आर के लिए टैक्सेबल होएगा, आर के लिए टैक्सेबल होएगा, क्योंकि वो बिजनेस इनकम नहीं है इसलिए ओनली आर का प्लेस में टैक्सेबल हुआ, आर का के लिए टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल नहीं होता है। फॉरेन का इनकम फॉरेन में टैक्सेबल है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडिया में है 3% के लिए टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट बाहर है तो ओनली रेसिडेंट के लिए है, बाहर का इनकम ओनली बिजनेस इनकम होएगा तो हम लोग चेक करेंगे आर के लिए आइदर बिजनेस कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है तो आर के लिए टैक्सेबल होगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंडिया में आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और जितना भी इनकम है फॉरेन का इनकम है आर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, एनआर के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा। थैंक यू।